नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चंद्रगहना से लौटती बेर। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तो आज ये वीडियो हम जो समझ रहे हैं वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने व्याख्या समझ चुके हैं, बची हुई व्याख्या है। हमने वीडियो में बोला था कि बची हुई व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ चुकी है जो हम देख रहे हैं। तो चलिए पिछली वीडियो का थोड़ी सी पंक्ति इसमें हम यूज़ कर लेंगे ताकि आपको वीडियो ध्यान में भी आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी व्याख्या। एक काले माथ वाली चिड़िया, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। कवि कह रहा है कि एक काले माथे वाली चिड़िया, माथ यानी माथा, चतुर यानी चालाक, श्वेत यानी सफ़ेद। कवि कह रहा है कि एक काले माथ वाली चिड़िया यानी काले सर वाली जो चतुर चिड़िया है वो अपने सफ़ेद पंखों के झपट्टे मारकर, सफ़ेद पंखों के झपट्टे मार यानी सफ़ेद पंखों को फैला करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, यानी जो तालाब का जो जल है उस जल के सीने पर वो टूट पड़ती है। दोबारा से देखेंगे इसकी व्याख्या। कवि कह रहा है कि एक काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपट्टे से जल के सीने पर टूट पड़ती है, यानी जल के सीने पर हमला करती है, उस पर टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कवि कह रहा है कि वो उजली यानी सफ़ेद, चटुल यानी चतुर जो चिड़िया है, जो काले माथे वाली चिड़िया है, काले सर वाली चिड़िया है, वो अपने सफ़ेद पंख फैला करके जल के सीने पर टूट पड़ती है और एक सफ़ेद चतुर मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वो दूर आकाश में उड़ जाती है, यानी एक चतुर सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबा करके वो दूर आकाश में उड़ जाती है। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कवि कह रहा है कि और जहाँ से भूमि ऊंची है वहाँ से एक रेल की पटरी गई है, अर्थात यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है। तो कवि कह रहा है कि यहीं से जो भूमि ऊंची है वहाँ से रेल की पटरी गुजरती है, यानी जहाँ से रेल गुजरती है। और ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र हूँ। कवि कह रहा है कि मेरी रेलगाड़ी का कोई निश्चित टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ। जाना नहीं है, मुझे कहीं अन्यत्र जाना नहीं है और कहीं भी जाने की मुझे जल्दी भी नहीं है। अतः मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर प्रकृति के सुंदर नज़ारे को निहार सकता हूँ, प्रकृति के एक सुंदर वातावरण को देख सकता हूँ। यानी मेरी जो ट्रेन है उसका कोई टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। अतः मैं यहाँ बैठ करके, यानी यहाँ थोड़ी देर और बैठ सकता हूँ और प्रकृति के सुंदर नज़ारे को निहार सकता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। कवि कह रहा है कि जो चित्रकूट जो कवि वहाँ पर बैठा है तो कवि की नज़र अचानक से चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कवि की नज़र पड़ती है जो दूर दूर दिशाओं में फैली हुई हैं। यानी कवि उस प्राकृतिक नज़ारे को देख रहा है और कवि की नज़र चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उसकी नज़र पड़ती है जो दूर दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कह रहा है, अब यहाँ पर कवि ने थोड़ा सा अलग वर्णन किया है। अभी हरे हरे वातावरण का, हरे भरे वातावरण का वर्णन कर रहा था, पीली सरसों का, चने का। अब इन पंक्तियों में थोड़ा सा कवि ने अलग वर्णन किया है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ भूमि पर जो बंजर भूमि होती है जिस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता,
तो कवि कह रहा है कि भूमि बंजर है, यानी वह एक सुनसान स्थान है, निर्जन स्थान है। तो उस निर्जन स्थान को देखकर कवि कह रहा है कि यहाँ की भूमि बंजर है और यहाँ इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा यानी बबूल के पेड़, जो बबूल का पेड़ होता है, कांटेदार बबूल होती है, ऐसे ही एक प्रजाति का एक कोई पेड़ होता है ये। तो कवि कह रहा है कि उस बंजर भूमि पर रीवा के कांटेदार कुरूप यानी बदसूरत पेड़ खड़े हुए हैं, यानी उस बंजर भूमि पर रीवा के कांटेदार पेड़ कुरूप खड़े हुए यानी बदसूरत की तरह खड़े हुए हैं। अगली पंक्तियां देखेंगे। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। कवि कहता है कि इस निर्जन स्थान पर अचानक से तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का, सुग्गे यानी तोता, तोते का मधुर स्वर सुनाई देता है। टें 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 टें, यानी तोते का जो टें 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 का स्वर है वो सुनाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मधुर स्वर से रस टपक रहा हो। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, और इसके साथ ही जंगल का सीना चीरती हुई एक आवाज़ आती है। वो किसकी है? उठता गिरता सारस का स्वर, यानी जो तोते का स्वर है वो मीठा मीठा सुनाई दे रहा है, जैसे रस टपक रहा है, टें 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 का स्वर सुनाई दे रहा है उस निर्जन स्थान पर। और उसी के साथ में सारस की टें 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 की आवाज़ आती है, और जो सारस की टें 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 की आवाज़ है वो जंगल के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। सारस का स्वर टिरटों टिरटों, यानी सारस का स्वर कैसा है? टिरटों टिरटों। तो उसकी आवाज़ से जो जंगल का सीना है वो, उसकी सारस की आवाज़ जंगल के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। उसका भी स्वर मधुर है और सुग्गे का भी स्वर मधुर है। मन होता है उड़ जाऊं मैं। अब कवि कह रहा है कि इसके स्वर को सुन करके, जो सारस का स्वर है को सुन करके कवि कहता है कि ऐसा मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि कह रहा है कि ऐसा मन होता है सारस की आवाज़ सुनकर कि मैं भी अपने पंख फैलाकर इस सारस के संग उड़ जाऊं, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, और जहाँ हरे हरे खेत में ये जो युगल जोड़ा है रहता है उस स्थान पर मैं उड़कर इनके साथ चला जाऊं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और चुपचाप चुपचाप मैं इनकी प्रेम कहानी को यानी प्रेम वार्तालाप को सुन लूं। अर्थात कवि कह रहा है कि जब सारस का स्वर सुनाई देता है तो कवि का मन करता है कि वह भी वहाँ पंख फैलाकर उड़ जाए जहाँ हरे भरे खेत में जो सारस का प्रेमी युगल जोड़ा रहता है। कवि कहता है कि सारस का जब स्वर सुनाई देता है तो उसका भी मन करता है कि वो भी अपने पंख फैलाकर इस प्रेमी जोड़े के पास हरे भरे खेत में जाकर के उड़ जाए, और क्या करे वहाँ जाकर? सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और चुपके चुपके से उनकी सच्ची प्रेम कहानी को मैं सुन लूं। यानी कवि वहाँ पहुँचना चाहता है जहाँ ये प्रेमी युगल रहता है, यानी प्रेमी सारस का जोड़ा रहता है, ताकि वो उनकी प्रेम कहानी को, प्रेम वार्तालाप को चुपके चुपके से सुन ले। तो यहाँ पे दोस्तों कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का। चंद्रगहना से लौटती हुए, कवि चंद्रगहना से लौट रहा था, प्रकृति की छटा उसको मोह लेती है, तो उसने अपनी कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। चने के पौधे से, सरसों के पौधे से और अलसी के पौधे से, है ना। फिर दूसरी तरफ आया वो बगुले से, पोखर में जो प्रतिबिंब बन रहा है खम्बे जैसा, उसका, यानी प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग भी अच्छे से समझ में आया होगा, यानी दोनों वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो दोनों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर से कहना चाहूँगी आपको जाते जाते कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेघ आए बन ठन कर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रखिए। टेक केयर, बाय बाय।